चलो लेट्स स्टार्ट। चलिए let's start with the past paper question now. ठीक है. ज़्यादा टाइम लगेगा, लाइक आई थिंक देयर आर 17 15 16 क्वेश्चन, लाइक तो वी शुड बी डन क्या नाम है क्विकली। अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू एस्टिमेट द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन अ सॉल्यूशन यूजिंग द Bannick's test. The student was provided with a 1 mole per dm cube glucose solution and was told to make a 0.6 mole per dm cube solution by proportional dilution. Which row shows the correct volumes of both 1 mole per dm cube solution, glucose solution, and distilled water needed to make 0.6 मोल पर डीएम क्यू सोल्यूशन। अब देखो यार, उसने ना बेसिकली आपको वॉल्यूम ऑफ वन ग्लूकोज दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर दिया हुआ है, और ये किस चीज़ की वॉल्यूम है कि जो आपके पास 1 मोल पर डीएम क्यूब ग्लूकोज सोल्यूशन है वो आपने कितना यूज करना है और वाटर कितना यूज करना है टू मेक दिस। पहले तो तुम गौर से देखो कि सारे ऑप्शंस के अंदर टोटल वॉल्यूम क्या दी है, और तुम देखोगे सब ऑप्शन में अगर तुम देखोगे ग्लूकोज प्लस वाटर को करूँ, यहाँ पे ग्लूकोज प्लस वाटर करूँ, ग्लूकोज प्लस वाटर करूँ, ग्लूकोज प्लस वाटर करूँ, तो सब में टोटल वॉल्यूम क्या आ रही है, 20 आ रही है। ऐसे ही है ना, लाइक 20 आ रही है। इसका मतलब है जो भी मुझे फाइनल सोल्यूशन बनाना है वो 10 cm क्यूब का नहीं बनाना है, जैसे मैंने पीछे एग्जाम्पल में 10 cm क्यूब का बनाया था ना, यहाँ पे एग्जाम में जो फाइनल सोल्यूशन बना रहे हैं वो 20 cm क्यूब का है। अब देखो तुमने क्या करना है, बहुत सिंपल होता है। अगेन ये प्रोपोर्शनल डाइल्यूशन जो होती है ना, ये बेसिकली क्या नाम है, सिंपल डाइल्यूशन का दूसरा वर्ड होता है। अभी तो देखो यार, C1V1 इज इक्वल टू व्हाट, C1V1 इज इक्वल टू C2V2, करेक्ट। ये मैंने अभी यूज किया था। C1 यहाँ पे क्या है, 1 मोल पर डीएम की ग्लूकोज सोल्यूशन, उसका वॉल्यूम कितना यूज करना है वो मैं V1 कर देता हूँ, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम मुझे 20 चाहिए, समझ में आ गया ना, तो ये मैं श्योर हूँ। बट उस 20 में से कितना ग्लूकोज 1 मोल, कितना 1 मोल पर डीएम की ग्लूकोज सोल्यूशन यूज होगा वो मुझे एक्चुअली कैलकुलेट करना होगा। तो जो भी ये V1 आएगा ना, 20 में से इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास वाटर की वॉल्यूम आ जाएगी बस। तो पहले तो मैं ये करता हूँ ना, 1 टाइम्स V1, फिर मैं आगे लिख रहा हूँ C2 टाइम्स V2। C2 मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 0.6, या मुझे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो ये 0.6 होगा। और जो फाइनल वॉल्यूम मुझे चाहिए ना टोटल, वो चाहिए 20, बिकॉज मैं जो टोटल सोल्यूशन बनाऊंगा वो 20 cm क्यूब का ही होगा। सारे ऑप्शन में तुम्हें सेम नजर आ रहा है, तो 20 cm क्यूब तुमने बनाना है। उसने ऊपर लिखा नहीं है बट वो आप खुद ही ऑप्शन देख के गेज करेंगे, लाइक। तो आपके पास जो है वो फिर V1 क्या आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ V1 विल टर्न आउट टू बी, कितना हो जाएगा, 0.6 टाइम्स 20 विल बी 6 टाइम्स 2 12, तो ये हो जाएगा 12 cm क्यूब। इसका मतलब ये है कि आपको जो है ना वो 12 cm क्यूब का ग्लूकोज सोल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए, 12 cm क्यूब का ग्लूकोज सोल्यूशन चाहिए। तो अगर 12 cm क्यूब का ग्लूकोज सोल्यूशन चाहिए होगा ना, तो टोटल 20 करने के लिए फिर मुझे 8 क्या डालना पड़ेगा, 8 cm क्यूब पानी डालना पड़ेगा। एंड देयरफॉर माय करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर विल बिकम व्हाट, विल बिकम ऑप्शन ए इन दिस केस। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दीस टाइप ऑफ क्वेश्चन। और सिंपल होते हैं, कोई मुश्किल नहीं। अगर तुमने लैब वर्क किया होता तो ये मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि या तो लैब्स हुई नहीं होंगी, या मोस्ट लाइकली जो है वो क्या नाम है, तुम लोगों ने अटेंड ही नहीं की होंगी। अगर हो रही होंगी, पेपर ही नहीं देना तो छोड़ दो, लाइक। तो P1 में इस तरह के सवाल। Next, which concentrations could be produced by a serial dilution of an 8% glucose solution? याद रखो जब भी डाइल्यूशन होती है तो इससे तो कम ही आते हैं ना, लाइक जो 8% सोल्यूशन है वो तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन का होता है। अब इसमें थोड़ा पानी डालोगे तो 8% से थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाएगी, ज़्यादा पानी डालोगे तो ज़्यादा होगी। अब पूछे विच ऑफ दीज produces about which of these concentration are produced by serial। तो सीरियल का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट डाइल्यूशन फैक्टर। तो देखो यहाँ तो बहुत सिंपल दिया हुआ है, ये तो वैसे ही बहुत लॉलीपॉप सवाल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लाइक। तो 8% का तुमने हाफ किया 4 हो गया पहले ऑप्शन में देखो, फिर 4 का हाफ किया 2 हो गया, 2 का हाफ किया 1 हो गया, 1 का हाफ किया 0.5। तो तुम देख सकते हो लाइक एक कांस्टेंट डाइल्यूशन फैक्टर आ रहा है, लाइक जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है विच विल बी अ डाइल्यूशन फैक्टर ऑफ हाफ। तो ऑप्शन ए वुड बी योर राइट आंसर। मैं तुम्हें से बताता हूँ BCD रॉन्ग क्यों है, ताकि तुम ये देखो। देखो ये रॉन्ग क्यों है, बिकॉज ये तो वही है जो मैंने पीछे लिखा था। अगर तुम यहाँ डाइल्यूशन फैक्टर निकालोगे तो 4/8 करो वो हाफ हो जाएगा, तो 3/4 करोगे तो वो हाफ नहीं आ रहा, 3/4 0.75 आ रहा है। फिर 2/3 करोगे तो वो डिफरेंट आ रहा है, 1/2 करोगे तो डिफरेंट आ रहा है, तो इसलिए ये आउट हो गया, लाइक। ये किस तरह आउट है, सेम चीज़ तुम करो, 6/8 करो, लाइक। तो यू विल सी दैट 6/8 इन दिस केस, 6/8 इज नॉट इक्वल टू वॉट, 4/6, ठीक है ना, बराबर नहीं आएंगे आपके पास। ये बन जाएगा आपके पास 3/4 यानी 0.75, ये बन जाएगा 4/6 है ये, 2/3 यानी 0.67, तो ये बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी डाइल्यूशन फैक्टर जो है वो कांस्टेंट नहीं है, लाइक। फिर यहाँ पे आ जाओ, 8 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2। तो यहाँ पे भी तुम देखोगे 6/8 करो, फिर 4/6 करो, लाइक, फिर 2/4 करो, लाइक। तुम देखोगे डाइल्यूशन फैक्टर कांस्टेंट नहीं आएगा, इसलिए तीनों ऑप्शन जो है वो आउट हो जाएंगे, लाइक। डाइल्यूशन फैक्टर जब कांस्टेंट होता है ना, लाइक, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, लाइक। प्लीज रिमेंबर, लाइक, जरूरी नहीं है कि हमेशा हाफ हो, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट
जो लैब करते भी हैं वो एक गलत कॉन्सेप्ट ये बिल्ड कर लेते हैं कि जब भी आपके पास, क्योंकि एमसीक्यू भी यही कर लेते हैं और रीइंफोर्स हो जाता है, वाह भाई यहाँ पे भी हाफ 8 का हाफ 4 4 का हाफ 2 2 का हाफ, जरूरी नहीं है भाई। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक ऑप्शन होता है ना जिसमें होता है 8, लेट्स से आप एग्जाम में जाओ वहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन ही ना हो जहाँ हाफ हाफ हो रहा हो, तो क्या सीरियल डाइल्यूशन है ही नहीं क्या? सीरियल डाइल्यूशन में ये होता है कि जो डाइल्यूशन फैक्टर कांस्टेंट होता है, लाइक तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी एक और सीरियल डाइल्यूशन करता था, वो क्या होती, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 10 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा होता, कर रहा होता हर दफ़ा, तो ये होती है 8 से 0.8, 0.8 से 0.08, फिर 0.08 से 0.008, वो भी बेसिकली डाइल्यूशन, सीरियल डाइल्यूशन कहलाती। कांस्टेंट डाइल्यूशन फैक्टर, बस ये अपने ज़हन में रखो, दैट इज द की फॉर वर्ड फॉर serial dilution, ये अपने ज़हन में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम shows how genetically identical frogs can be developed from unfertilized frog eggs. The diploid number for frogs is 26. तो अब उसने ये पूरा एक स्कीमा दिया हुआ है कि क्या नाम है, किस तरह आप जेनेटिकली आइडेंटिकल फ्रॉग्स बना सकते हैं फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड फ्रॉग एग्स, ठीक है ना। तो वो आपसे पूछ क्या रहा है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ ताकि आपको पता हो कि आपने ये डायग्राम किस तरह रिजॉल्व करनी है। विच कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स करेक्टली आइडेंटिफाइज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच ऑफ द टाइप ऑफ सेल्स इन द डायग्राम, जो VWX टेबल की है, आप बताना है इसमें कितने क्रोमोसोम है, इतने इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं। तो बहुत सिंपल है, देखो पहला वाला दिया हुआ है अनफर्टिलाइज्ड फ्रॉग एग। एग क्या होता है, गैमीट होता है। तो गैमीट में क्या होंगे आपके पास, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो वी जो होगा, ये डिप्लॉयड नंबर 26 है ना, तो वी होगा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो कि क्या हो जाएंगे 13। तो आपको ये श्योर हो गया दैट वी हैज टू बी 13। तो ये 13 हो गया, कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ आपको, लाइक डी सिर्फ आपने आउट कर दिया, लाइक ऑप्शन डी कांट बी द आंसर। फिर उसने क्या किया एग्जामिनर ने, सेल टेकन फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम फ्रॉग, और उसको उसने डब्ल्यू दिया। अब ये सेल मोस्ट लाइकली सोमैटिक सेल होगा, यानी वो सेल जो डिप्लॉयड होगा, लाइक तो मोस्ट लाइकली डब्ल्यू विल बी व्हाट, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया ना कि ये क्या नाम है एग है या कुछ ऐसा चीज़ है, तो आप अज्यूम करेंगे दिस इज डिप्लॉयड सेल दैट यू हैव ओवर, तो ये मोस्ट लाइकली क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, दिस हैज टू बी व्हाट 26। आपको जो है वो आगे जाके और रीइंफोर्स हो जाएगा, डब्ल्यू 26 ही होगा, अभी मैं आगे जाके तुम्हें बताता हूँ। फिर उसने क्या किया कि ये जो W है ना, इसको फ्यूज किया विद दिस, बट उससे पहले ये देखने के लिए ये वाली साइड देखते हैं, न्यूक्लियस डिस्ट्रॉयड बाय यूवी रेडिएशन। तो इसका जो हेप्लॉइड न्यूक्लियस था उसको हमने यूवी रेडिएशन से हटा दिया, अब इसमें 0 क्रोमोसोम्स हैं, तो यहाँ पे दे आर 0 क्रोमोसोम्स, सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन दिस सेल आर और दे आर 0, तो इसमें कुछ भी नहीं है, लाइक तो इस वाले सेल को अब इस सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज कर दिया, न्यूक्लियस टेकन फ्रॉम द सेल एंड इंजेक्टेड इनटू द एग। तो ये जो न्यूक्लियस 26 क्रोमोसोम का था ना, इस बार इस यहाँ से तो कोई क्रोमोसोम आया नहीं था, तो 0 + 26 करेंगे तो x भी क्या हो जाएगा, x विल बिकम 26, लाइक। और फिर जो है इससे जो है वो एग डेवलप्स इनटू इनटू अ टैडपोल, और फिर टैडपोल से पूरा क्या बन जाएगा, फ्रॉग बन जाएगा। बिकॉज फ्रॉग तो नॉर्मल होगा ना, जेनेटिकली आइडेंटिकल फ्रॉग बनाना है तो वो 26 वाले फ्रॉग से 26 वाले फ्रॉग बनेंगे ना, डिप्लॉयड वाले। तो ये आपके पास जो है वो डिप्लॉयड एक फ्रॉग बन जाएगा, लाइक। और वो इस तरह बनेगा कि ये जो एक्स जो आपने बनाया ना सेल विद 26 क्रोमोसोम्स, ये माइटोसिस से रिपीटली डिवाइड करेगा और आपके पास इवेंचुअली फ्रॉग आ जाएगा। तो आई नो दैट W and X should be what 26 क्रोमोसोम्स ईच, तो W भी 26 होगा, वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, और X भी 26 होगा। तो यू कैन नाउ शॉर्ट लिस्ट के भी A और B आपके आउट हो जाएंगे, एंड ऑप्शन C विल बिकम और विल बिकम योर राइट आंसर इन दिस केस, ठीक है। तो ये आपका जो है वो क्या नाम है करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द हनी बी ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये आपको दिया हुआ है भाई, हनी बी की लाइफ साइकिल, क्वीन है जो कि जिसका डिप्लॉयड नंबर 32 दिया हुआ है, उससे गैमीट्स बने जो कि हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्या नाम है क्रोमोसोम्स है। अभी जो गैमीट है ना, गौर से देखो, ये अनफर्टिलाइज गैमीट जो है उससे एक प्रोसेस हो रही है टू, जिससे मेल ड्रोन्स बन रहे हैं, लाइक। और एक फर्टिलाइज क्या नाम है गैमीट है, उससे भी एक प्रोसेस हो रही है और फीमेल वर्कर्स बन रहे हैं। अब देखो यार, अनफर्टिलाइज जो होगा इसका मतलब है भाई उसमें फ्यूजन तो हुई नहीं है ना, लाइक। तो ऑब्वियसली दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 16 ओनली। और इससे जो आपके पास मेल ड्रोन्स आ रहे हैं मोस्ट लाइकली ये माइटोसिस होगी, और इससे आपके पास सारे के सारे जो ये क्या नाम है सेल्स होंगे इन मेल ड्रोन्स में, वो सब के सब के होंगे हैप्लॉइड सेल्स होंगे। याद रखो, माइटोसिस हैप्लॉइड सेल भी कर सकता है, डिप्लॉइड सेल भी कर सकता है, दोनों सेल्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, माइटोसिस कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि जो जो क्या नाम है म्योसिस होती है ना, लाइक वो सिर्फ कहाँ होती है, दैट हैपेंस इन डिप्लॉयड सेल, अपने ध्यान में रखना। लाइक जो फर्टिलाइज है, जो दूसरा वाला आपको दिया हुआ है ये वाली साइड पे जो जा रहा है, उसमें फर्टिलाइजेशन हुई है तो एन कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 32, लाइक। और फिर अगेन माइटोसिस होगी और आपके पास वो 32 वाला जो सेल है वो इवेंचुअली क्या बना लेगा, फीमेल वर्कर्स बना लेगा, लाइक। ठीक है ना। तो अब आपके पास ये प्रोसेस हो रही है, याद रखो, लाइक क्यूइन से जो है जब ये गैमीट्स बने
उस वक्त जो स्टेज वो प्रोसेस 1 लिखा हुआ है दैट मस्ट बी मेयोसिस। मेयोसिस के बाद फिर जो गैमीट्स हैं या तो फर्टिलाइज होते हैं या नहीं होते हैं, इधर वे अगर वो फर्टिलाइज नहीं होते हैं तो मेल ड्रोन बन जाते हैं, अगर फर्टिलाइज हो जाते हैं तो फीमेल वर्कर्स बन जाते हैं। वो पूछा है वेयर डज माइटोसिस अकर, तो जाहिर सी बात है माइटोसिस आपके पास स्टेप 2 और 3 में हो रही है, 1 में नहीं हो रही है। 1 इज मेयोसिस बिकॉज आप डिप्लॉइड से हेप्लॉइड जा रहे हैं ना यहाँ, तो ये मेयोसिस हो रही है। तो 1 तो वैसे ही आउट था जिससे आप वैसे ही ABC निकाल देते। The only plausible answer over here would have been what? Option D in this case 2 and 3। अगर आप let's say confuse होते भी तब भी जो है you would have actually what क्या नाम है reach the right answer, जो कि क्या नाम है जो यहाँ पे प्रोसेस 2 and 3 लेवल किया हुआ है वो कॉरस्पॉन्ड माइटोसिस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने पहले भी किया था बट समन सेंड दिस क्वेश्चन तो मैं निकाल के ले आया लाइक जस्ट टू रिकॉल कि ये किस तरह हम करते हैं ऐसे क्वेश्चन। स्टूडेंट मेजर द टाइम टेकन फॉर कंप्लीट डिफ्यूजन ऑफ अ डाई इनटू एगर ब्लॉक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, द रिजल्ट्स आर शोन इन द टेबल। तो आपको ये साइज ऑफ एगर ब्लॉक दिए हुए लाइक यहाँ पे और टाइम फॉर डिफ्यूजन दिया हुआ है। ये टाइम फॉर डिफ्यूजन जो होता है ना लाइक दिस इज रिफ्लेक्टिव ऑफ कितना टाइम लगता है टू गो फ्रॉम द एज ऑफ द ब्लॉक टू द सेंटर ऑफ द ब्लॉक। तो लेट्स से अगर ये एगर ब्लॉक है, ठीक है ना, लाइक तो ये जो टाइम दिया होता है ना आपको, ये टाइम किस चीज़ का रिफ्लेक्शन होता है कि आपको जो क्या नाम है जो भी डाई है जो भी चीज़ डिफ्यूज करिए उसको कितना टाइम लगता है टू गो फ्रॉम हेयर टू द सेंटर ऑफ द ब्लॉक टू द सेंटर। सेंटर से मैं थोड़ा सा इधर हो गया हूँ बट आई वो आप समझ गए लाइक, तो मैं एक में सही करता हूँ टू द सेंटर ऑफ द ब्लॉक। तो यहाँ पे जाने तक कितना टाइम लगता है लाइक वो टाइम आपको यहाँ दिया होता है या ये दिया हुआ है। तो आप ये निकलता कैसे ये क्या नाम है मेजर के भाई कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा लगेगा कम लगेगा, उसके लिए आपको देखना होता है कि ये जो डायमेंशन दी हुई है ना इसमें से सबसे छोटी डायमेंशन कौन सी है। तो यहाँ पे सबसे छोटी डायमेंशन ये तो सारी सेम है 5 है, तो डिस्टेंस जो ट्रैवल किया होगा वो कितना ट्रैवल किया होगा। लेट्स से अगर ये 5 सेंटीमीटर होता पूरा तो ये आधा डिस्टेंस कितना हो जाता 2.5 ना। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 2.5 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के लिए 6.2 लगता है टाइम। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला जो दूसरा वाला है उसमें 10 है, तो 5 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के लिए इतना टाइम लगता है यानी, ठीक है ना, हाफ कर लो तुम। यहाँ पे देखो 15 है तो 7.5 सेंटीमीटर के लिए वो सबसे छोटी आप डायमेंशन लेते हो तो वो 15 ही है सारी, इतना टाइम लगता है जो 34.5 दिया हुआ है आपको लाइक। अब यहाँ देखो वो पूछ रहे इसमें कितना टाइम लगेगा, नीचे जो सवाल है वो ये व्हाट इज द प्रिडिक्टेड टाइम फॉर कंप्लीट डिफ्यूजन ऑफ द डाई इनटू द एगर ब्लॉक मेजरिंग 5/10/15। तो इन तीनों वैल्यूज में सबसे छोटी वैल्यू क्या दी हुई है 5 दी हुई है, करेक्ट। तो इसका हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.5 मिलीमीटर, करेक्ट। और 2.5 सॉरी सेंटीमीटर मैंने यहाँ लिख दी, मिलीमीटर है सारी वैल्यूज में, गलती से सेंटीमीटर लिख दिया है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये मिलीमीटर है, ये भी मिलीमीटर है और ये भी मिलीमीटर, ठीक है। तो 2.5 की ऑलरेडी आपके पास है ना, 2.5 मिलीमीटर ट्रैवल करने के लिए 6.2 चाहिए। तो और यहाँ ये नहीं होता कि 2.5 के लिए 6 है तो 5 के लिए डबल कर दोगे भाई, कहीं उसने लिखा नहीं है प्रोपोर्शनल होता है टाइम। तो वैल्यूज़ दी होती हैं उन्हीं को यूज़ करके आप टाइम देखते हैं। तो 2.5 के लिए 6.2 लगा था ना, तो यहाँ पे भी 2.5 मिलीमीटर ट्रैवल करने के लिए 6.2 सेकंड लगेंगे एंड देयरफॉर योर करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर विल बी व्हाट, ऑप्शन ए इन दिस केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Strips of plant tissue were immersed in a range of sucrose solutions. Um, strips of plant tissue were immersed in a range of sucrose solutions of different concentrations. Their lengths were measured before immersion and after 30 minutes. The graph shows the ratio of initial length to final length. तो आपके पास ग्राफ दिया हुआ जो आपको ये बता रहा है कि भाई जिस तरह सुक्रोज कॉन्सेंट्रेशन बाहर सोल्यूशन में बढ़ रही है ना, तो इनिशियल लेंथ अपॉन फाइनल लेंथ जो है वो रेशियो बढ़ता जा रहा है। और इट मेक्स परफेक्ट सेंस, शुड मेक परफेक्ट सेंस टू यू व्हाई दैट इज द केस। देखो यार जब बाहर जो है इमेजिन करो ना, मैं तुम्हें थोड़ा सिनेरियो बताता हूँ। ये एक टिश्यू था और बाहर एक सोल्यूशन था जो था 0.5%, 0.5 मोल पर DMQ। और फिर ये एक टिश्यू था, इसके बाहर जो सोल्यूशन था वो था 5 क्या नाम है मोल पर DMQ लेट्स से। तो देखो यहाँ से जो पानी बाहर जाएगा वो कम जाएगा ना यार, बट यहाँ से जो पानी बाहर जाएगा वो ज़्यादा जाएगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है लाइक। तो जैसी सी बात है प्लांट टिश्यू से जो है वो पानी बाहर जा रहा होगा, तो जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी ना उतना इसकी लेंथ कम हो जाएगी लाइक, यानी जो फाइनल लेंथ होगी टिश्यू की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब फाइनल लेंथ टिश्यू की कम होगी व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस लाइक, तो जैसे पता है इनिशियल अपॉन फाइनल लेंथ जो होगा वो बढ़ता जाएगा लाइक। तो ये इसलिए बड़ी है वैल्यू बिकॉज जो आपके पास जो भी प्लांट टिश्यूज ने रखा था ना, प्लांट टिश्यू जो भी स्ट्रिप्स ऑफ प्लांट टिश्यू रखी थी लाइक, उनकी फाइनल लेंथ जो है वो इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है लाइक। तो इनिशियल अपॉन फाइनल लेंथ जो है उसका रेशियो जो है वो बढ़ता जाता है। Which व्हाट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द चेंज इन द सेल्स
and their water potential as the sucrose concentration increases. तो जाहिर सी बात है चेंज इन द सेल्स ये होगा कि वो पानी ज़्यादा लूज करेंगे जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा लाइक, तो वो लेस टर्जिड होते जाएंगे लाइक, यानी प्लाज्मोसिस की तरफ मूव करेंगे वो लाइक। तो ऑप्शन ए या बी में से जाहिर सी बात है आप पिक करो कि लाइक, तो सी और डी आप वैसे ही निकाल दो। फिर बोल रहे चेंज इन वाटर पोटेंशियल क्या होता है, जब पानी यहाँ से सेल से बाहर जाएगा ना, यहाँ जाहिर सी बात है तो जो वाटर पोटेंशियल होगा यहाँ पे प्लांट टिश्यू के सेल्स का, वो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा लाइक, लो हो जाएगा लाइक। So it will become what? It will become more negative because water will be lost from the plant tissue. Like it will become what? More negative in this case, and therefore option A will become what? Will become your right answer. Next question. Which statements describe how a gene mutation can lead to the production of a non-functional protein? पूछे किस तरह जो है एक जीन म्यूटेशन से आप नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो थ्रू इट। One, during transcription, an incorrect in nucleotide is added to a DNA molecule. स्टेटमेंट ही गलत है ना यहाँ। ट्रांसक्रिप्शन में आप जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल में थोड़ी न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहे होते हैं, आप किस में डीएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहे होते हैं लाइक आरएनए, उसमें क्या नाम है वो आरएनए में ऐड कर रहे होते हैं। जो आपके पास स्टेटमेंट वन दिया हुआ है वो स्टेटमेंट वन लिखा ही रॉन्ग है, बिकॉज ऐसी बात है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो है वो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आरएनए मॉलिक्यूल में ऐड हो रहे होते हैं ना लाइक, दे आर नॉट बीइंग एडेड टू व्हाट, टू द डीएनए मॉलिक्यूल। तो स्टेटमेंट वन आपका आउट हो जाएगा। स्टेटमेंट वन अगर आउट हो गया तो आपको पता है भाई आपने ऑप्शन ए भी निकाल दिया और आपने ऑप्शन बी भी निकाल दिया। अब आप टू पे आ जाए। A codon in the mRNA transcribed from the mutated gene is changed, बिल्कुल क्या नाम है वो करेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। बिकॉज देखो जब आपके पास म्यूटेशन होती है ना किसी जीन में लाई, तो उस म्यूटेशन की वजह से जाहिर सी बात है जब mRNA बनता है थ्रू ट्रांसक्रिप्शन तो कोडॉन में भी चेंज आ जाता है, और हो सकता है अगर कोडॉन में चेंज आए तो दैट मे चेंज व्हाट द अमीनो एसिड इन द प्रोटीन एज वेल। तो दैट इज अ डेफिनेट पॉसिबिलिटी, टू इज अ डेफिनेट पॉसिबिलिटी। फिर थ्री दिया हुआ, अब टू आपके पास सी में भी है डी में भी है, आपने देखना है थ्री सही है नहीं। अगर थ्री सही होगा तो टू एंड थ्री आंसर हो जाएगा, थ्री गलत होगा तो टू वन ही आंसर हो जाएगा। थ्री में दिया हुआ है द ऑर्डर ऑफ द बेसिस in the anticodon on the tRNA is altered during translation. That can't happen like. Please remember that order of the bases जो होता है वो एंटीकोडॉन में सिर्फ उस वक्त ऑल्टर हो सकता है जब आप जब टीआरएनए बना रहे हो आप लाइक, और वो जब बनता है तो वो ट्रांसलेशन से नहीं बनता है, वो ट्रांसक्रिप्शन से बनता है जस्ट लाइक एमआरएनए या राइबोसोमल आरएनए। therefore 3 is wrong as well, and therefore your correct option will be what, 2 only। option D will become your right answer in this case। next question। अच्छा ये क्वेश्चन ना कोई पिछले क्या नाम है दो तीन पिछले साल में या आई थिंक 2 साल में तो बहुत दफ़ा आ चुका है, और हर दफ़ा एक डिफरेंट डिफरेंट चीज़ पूछी है आपसे लाइक। और लास्ट टाइम तो ऐसा आया था मुझे तो लगा वो ग्राफ ही गलत दिया हुआ है, तुम देखना तुम्हें नजर आ जाएगा रिसेंट पेपर्स में। द ग्राफ शोज हाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स 1 2 3 एंड 4 ऑफ एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन चेंजेस विद टाइम लाइक। तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ लाइक ये सारे जो कंपोनेंट्स है ना ये है क्या, मैं पूरा ग्राफ लेवल कर देता हूँ, 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, ताकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तुम कंफ्यूज ना हो, बिकॉज कभी कभी वो नंबरिंग चेंज कर देते हैं ना 1 को ये बना देंगे और 2 को ये बना देंगे, तो यू शुड नो व्हाट ईच ग्राफ कॉरेस्पॉन्ड्स टू। तो देखो यहाँ इस ग्राफ के अंदर, इस पूरे ग्राफ के अंदर दो चीज़ें ऐसी हैं जो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही हैं, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन नजर आ रहा है, दो चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही। गौर से सुनना मुझे क्या बोला मैंने, इन चार ग्राफ्स के अंदर दो ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, ये जीरो है ना यार, ये आपके पास जीरो आ गया, ठीक है ना। और दो ग्राफ ऐसे हैं लाइक आपके पास जो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, जिनकी इनिशियली कुछ वैल्यू है। कॉमन सेंस है, जब भी एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन होता है तो शुरू में आपके पास दो ही चीज़ें होती हैं, एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट, ऐसा ही है ना। और आपको ये पता है कि जो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम जो है वो बढ़ती है, और जो एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन है वो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या रहे, अनचेंज रहे एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, ऐसे ही है ना। तो अब तुम गौर से देखो, ये जो ग्राफ तुम्हें नजर आ रहा है लेवल 3 जो कि टॉप कॉन्सेंट्रेशन से शुरू हो रहा है लाइक, दिस इज व्हाट, दिस इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सिंपल, दिस इज व्हाट सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ गया लाइक आपको। जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है 2, दिस हैज टू बी डेफिनेटली व्हाट एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। बट प्रॉब्लम ये होता है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई कि जो क्या नाम है वो एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन है वो तो कांस्टेंट रहे, तो इसको ना अक्सर एक ज़्यादा अच्छे वर्ड में यूज़ किया वो स्टेटमेंट के साथ आप लिखते हैं कि दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनबाउंड एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन।
जैसे अनबाउंड एंजाइम का मतलब ये होता है कि जब वो सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट से बाउंड ना हो। तो शुरू में तो कोई भी नहीं होगा ना, शुरू में तो ये इसलिए मैक्सिमम है। फिर जब जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो जाहिर सी बात है अनबाउंड एंजाइम कम हो जाएगा, बिकॉज जाहिर सी बात है वो सबस्ट्रेट के साथ बाउंड होगा। लाइक फिर एंजाइम प्रोडक्ट भी बनेंगे, उसको भी कम रहेगा। फिर इवेंचुअली प्रोडक्ट्स जो हैं दे विल लीव द एक्टिव साइट और अनबाउंड एंजाइम दोबारा बढ़ जाएगा, एंड दिस विल बी द एग्जैक्ट सेम वैल्यू जो आपके पास पहले भी थी। लाइक तो आपके पास ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यू ही आ जाएगी। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, रादर देन सेइंग एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, आप इसको बोल सकते हैं अनबाउंड एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन। किसकी कॉन्सेंट्रेशन? अनबाउंड एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे ग्राफ 2 एंड 3 जो कि जीरो से स्टार्ट नहीं होते। अब वो दो ग्राफ हैं जो कि जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब गौर से देखो, एक वो ग्राफ है जो कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ग्राफ 3 का ना वो है मिरर इमेज है, तुम देख रहे हो ये जो बन जा रहे हैं। तो दिस हैज टू बी व्हाट, दिस हैज टू बी प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। ये आपके पास क्या बन जाती है? प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बन जाती है। ठीक है, जो जीरो से स्टार्ट हो रही है। लाइक और जो 4 है ना, ग्राफ 4, वो भी शुरू में जीरो था। लाइक तो ये क्या है कि जो पहले बढ़ता है, पीक करता है और फिर कम हो जाता है। दिस इज मोस्ट लाइकली व्हाट, दिस इज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या है ये? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली जो है ये क्या नाम है, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है उसका ग्राफ और जो एंजाइम प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स होता है उसका ग्राफ भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। लाइक बिकॉज एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सेस भी जो है इस तरह बढ़ते हैं, बट वो थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस होगा। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सेस का जो ग्राफ होगा वो पीक करेगा थोड़ा सा लेटर टाइम पे, तो वो यहाँ दिया ही नहीं है, जस्ट टू मेक द सिचुएशन लेस कॉम्प्लेक्स। तो ये आपके पास जो होगा वो मोस्ट लाइकली क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का क्या नाम है, कॉन्सेंट्रेशन होगा। लाइक तो प्लीज रिमेंबर ये चारों ग्राफ्स की ये लेबलिंग है। ये 3-4 दफ़ा आ चुके हैं इन द रीसेंट क्या नाम है पास पेपर, तुम चेक करना। लाइक तुम्हें आइडिया हो जाएगा। लाइक मतलब कि क्वेश्चन वो कॉमनली जो है वो बहुत रीसेंट पास पेपर्स में आए। लाइक और घुमा फिरा के कभी नंबर्स चेंज कर देते हैं, पूछते वही चीज़ें। लाइक जस्ट मेक श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ ऑल 4 ऑफ दीज ग्राफ्स। तो हम लेबल कर लेते हैं भाई, हमें पता है कॉम्पोनेंट 1 जो है वो प्रोडक्ट है, तो वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। जो कॉम्पोनेंट 2 हमने लेबल किया है वो अनबाउंड एंजाइम है। लाइक तो वो आपको यहाँ नजर आ रहा है। 3 जो हमने लेबल किया है वो सबस्ट्रेट है, और 4 जो हमने लेबल किया है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है। सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर विल देयरफॉर बिकम व्हाट, ऑप्शन डी in this case. ठीक है, so that's how to approach this question. Next question, two enzymes are added to a solution containing a low concentration of a substrate that they can both use. Which statement is correct? अब जैसे मैं एग्जाम में क्या बोला, दो एंजाइम हैं जिनको आपने एक लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में डाला। याद रखो, लो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में यूजुअली वो वाले एंजाइम ज्यादा अच्छा काम करेंगे जिनका केएम लो होता है। ठीक है ना, लाइक बिकॉज केएम लो का मतलब होता है उनकी एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट ज्यादा है, तो वो लो कॉन्सेंट्रेशन में भी जो है वो बहुत जल्दी सबस्ट्रेट से बाइंड कर देंगे, बहुत पसंद करते हैं ना उसको, तो लो कॉन्सेंट्रेशन में भी बहुत जल्दी बाइंड कर जाएंगे और अपना वीमैक्स भी जल्दी रीच कर लेंगे। अब दिया हुआ which statement is correct, so let's go through the statement. Both enzymes will use equal amounts of substrate, not necessary, because उसके लिए वो जरूरी है कि भाई कि उनका Km Vmax दोनों सेम हो। यहाँ ऐसा कुछ लिखा नहीं है, सी तो लिखा हुआ two identical enzymes. B, neither enzyme will be able to use the substrate. Incorrect, like ऐसी भी कोई information नहीं दी हुई जिससे आपको ये लगे कि वो substrate use नहीं कर सकेंगे। C, the enzyme with the lower Vmax will use less of the substrate than the other enzyme. और दूसरा लिखा हुआ एंजाइम विद द लोअर वीमैक्स विल यूज मोर ऑफ द सबस्ट्रेट देन द अदर एंजाइम। तो देखो यार, ये दो स्टेटमेंट्स थी जिनको आपने बेसिकली, जिनमें लाइक स्मार्ट बच्चे भी फंसते हैं, लाइक भाई इन दोनों में से क्या सही है। तो देखो यार, मैं थोड़ा सा ना तो मैं स्केच करके दिखाता हूँ। तो इमेजिन करो एक एंजाइम को जो है वो लोअर वीमैक्स का, एक हायर वीमैक्स है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास एक एंजाइम जो कि लोअर वीमैक्स का था। ठीक है, लेट्स इमेजिन इसका ये वीमैक्स था, ये आपके पास जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन है, और ये आपके पास सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और एक एंजाइम था जो आपके पास था हायर वीमैक्स का। लेट्स से जो हायर वीमैक्स वाला आपके पास था वो आपके पास ये वैल्यू थी। ठीक है ना, लेट्स अज्यूम ये वाली वैल्यू थी वो। अब देखो, तुम जब इन दोनों ग्राफ्स का हाफ ऑफ वीमैक्स निकालोगे, क्या निकालोगे? हाफ ऑफ वीमैक्स निकालोगे। तो हाफ ऑफ वीमैक्स, ऐसी बात है, जो भी वैल्यू आएगी, लेट्स से इसकी हाफ ऑफ वीमैक्स की वैल्यू जो भी ये आपके पास था, लेट्स से हाफ जो है वो यहाँ कहीं आता है। ठीक है ना, लाइक और इसका आप हाफ निकालोगे, लेट्स से वो वैल्यू आपके पास यहाँ कहीं आता है। तो तुम नोट करोगे ये वाला जो है ना, इसका केएम का वैल्यू हाई आएगा, येलो वाले ग्राफ का केएम का वैल्यू हाई आएगा, और जो ग्रीन वाला ग्राफ है उसका केएम का वैल्यू लो आएगा। नजर दिस इज लो केएम, दिस इज लो केएम, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज हाई केएम। तो जाहिर सी बात है, लो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में वो एंजाइम ज्यादा सबस्ट्रेट यूज करेगा जिसका जो है वो क्या नाम है, केएम लो होगा। तो वीमैक्स जब लो होता है ना, लाइक तो यूजुअली हाफ ऑफ वीमैक्स भी लो आता है। लाइक और हाफ ऑफ वीमैक्स लो आएगा तो मोस्ट लाइकली जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच क्या नाम है हाफ ऑफ वीमैक्स रीच, वो भी लो आएगी। इसका मतलब है अफिनिटी हाई होगी। तो यहाँ पे जो लिखा है ना, एंजाइम विद द लोअर वीमैक्स
will use less of the substrate. That is wrong. It will use more of the substrate. Why? Because उसकी affinity for the substrate क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, and therefore option D over here will become your right answer. Usually याद रखो जब low kms होते हैं ना, like इसका मतलब है substrate concentration at which substrate concentration at which half of Vmax is reached, like वो आपके पास low आ रही है ना, तो इसका मतलब है Vmax भी जो है वो basically जल्दी आ जाएगा, like at a lower substrate concentration आपका Vmax भी आ जाएगा. तो वो एंजाइम जो लो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं वो नॉर्मली वो होते हैं जिनकी अफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट ज़्यादा अच्छी होती है, लाइक यानी उनकी लो केम की वजह से अफिनिटी, जैसी बात है, ज़्यादा अच्छी होगी, तो लो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में भी वो जल्दी से सबस्ट्रेट से बाइंड कर जाएंगे. हाई केम वाले जो होते हैं ना एंजाइम्स, उनको ज़्यादा सबस्ट्रेट चाहिए होता है टू रीच हाफ ऑफ Vmax and hence to reach Vmax as well, like तो वो लो सबस्ट्रेट पे इतना अच्छा काम नहीं करते हैं जो हाई केम वाले जो है वो क्या होते हैं, एंजाइम्स होता है. दैट्स हाउ यू विल बेसिकली इंटरप्रेट दिस इन्फॉर्मेशन. ये आपको टेस्ट कर रहे थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन, लाइक इसमें एम्बिग्यूटी इज अंडरस्टैंडेबल, लाइक तो इसलिए मैंने कहा कि वन ऑफ द स्टूडेंट मैसेज दिस क्वेश्चन एज वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अफेक्ट्स द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. देखो यार इसमें सब चीज़ें ही अफेक्ट करेंगे. एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे उससे भी रेट अफेक्ट होगा, जाहिर सी बात है. लाइक सब इनहिबिटर चेंज करेंगे उससे भी रेट, ऐसी बात है. इनहिबिटर का तो बहुत आसान है समझना, इनहिबिटर ज़्यादा डालोगे रेट और कम हो जाएगा. और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से भी जो है वो क्या नाम है, रेट वेरी करेगा. वाई? बिकॉज तुम लोग को ये पढ़ते हो ना, यही तो पढ़ते हो यार. अगर मैं ये ग्राफ बनाऊँ, ठीक है ना, और मैं तुम्हें बोलूँ भाई टेढ़ा तो हमेशा होना जरूरी है, ये लेट्स से ग्राफ है, ठीक है ना, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का, तो मैं आपको बोलूँ भाई ये है और ये रेट है, लेट्स से, ठीक है. लेट्स से आपके पास ये ग्राफ था इन द एब्सेंस ऑफ द इनहिबिटर, ठीक है ना. लेट्स से ये ग्राफ था इन द एब्सेंस ऑफ एन इनहिबिटर, सही है, इन द एब्सेंस ऑफ अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. ठीक है, उसने नॉन कॉम्पिटिटिव बोला तो मैं वही लिख देता हूँ. मैं बोलूँ भाई अब प्रेजेंस ऑफ अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में ग्राफ बनाओ, तो आप यही करोगे ना भाई, उसको प्लेटो पे ही लेके जाओगे, उसको यूं कर दोगे लाइन. तो भाई यहाँ पे देखो ना, आप जब सबस्ट्रेट चेंज करो तो रेट चेंज तो हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा कि रेट नहीं चेंज हो रहा है ना, रेट चेंज. तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन भी अफेक्ट कर रहा है आपके जो है वो रेट ऑफ क्या, रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन में, लाइक. तो प्लीज रिमेंबर दैट आपका जो है रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन जो है वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से भी चेंज हो रहा होता है. तो द किड हु सेंड दिस क्वेश्चन, उसका सवाल ये था कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन क्यों अफेक्ट कर रहा है, लाइक बिकॉज वो जब बढ़ाते हैं तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन तो तब भी बढ़ रहा होता है ना इन द प्रेजेंस ऑफ अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो वो भी अफेक्ट कर रहा होता है आपके क्या नाम है, रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन को. हाँ, वो जो चीज़ जिससे कंफ्यूजन हो रही होगी ना वही होगी कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से ये इफेक्ट रिवर्स नहीं होता, लाइक बिकॉज आप जो है वो Vmax रीच नहीं करते हैं, लाइक मतलब कि इसका ये मतलब नहीं है कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से फर्क ही नहीं पड़ता है, आप रिवर्स नहीं कर सकते, लाइक the effect of non-competitive inhibitor by increasing what, the substrate concentration. तो ये याद रखना, therefore option A will be what, will be your color change करो, option A will be what, will be your right answer in this. ठीक है. Next question, a molecule of carbon dioxide is in the center of a mitochondria. तो ये mitochondria, ठीक है ना, ये चेक करो, ड्राइंग चेक करो, ये आ गया, ठीक है ना. और चूंकि मैंने छोटी बना दी, इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा और छोटी हो गई, ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ. इसके ना सेंटर में CO2 है, सही है. सो अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द सेंटर ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया, assuming there are no other cell structures in its path. How many phospholipid layers, keyword है ये, phospholipid keyword है, phospholipid layers will the carbon dioxide molecule have to pass through in order to leave the cell. तो आप अज्यूम करेंगे बीच में और कोई स्ट्रक्चर नहीं आया, कोई पाथ कोई और नहीं आया अदर देन ये सेल मेम्ब्रेन है. तो ये आपकी आगे सेल सरफेस मेम्ब्रेन. अभी जो CO2 मॉलिक्यूल है ना, इसने यहाँ से निकल के जाना है ऑल द वे इधर. तो पूछता है इस रास्ते में कितनी दफ़ा फॉस्फोलिपिड लेयर्स जो है वो कट होंगी, क्रॉस होंगी. तो मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर क्या होगा, क्या आप बोलें एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, तो मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर भी हो जाएगा, बिकॉज उसने ये नहीं पूछा हाउ मेनी टाइम्स अ मेम्ब्रेन विल बी क्रॉस्ड, ठीक है, उसने पूछा हाउ मेनी टाइम्स फॉस्फोलिपिड लेयर्स विल बी वो क्रॉस्ड. तो जाहिर सी बात है हर दफ़ा जब मेम्ब्रेन क्रॉस होगी तो हर मेम्ब्रेन क्या होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है ना यार, तो यहाँ पे 2 दफ़ा लेयर्स क्रॉस होगी, यहाँ पे 2 दफ़ा लेयर क्रॉस होगी और यहाँ पे 2 दफ़ा लेयर क्रॉस होगी. तो टोटल दफ़ा जो लेयर्स, बिकॉज देखो ये जो है इनर मेम्ब्रेन ये भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, आउटर मेम्ब्रेन ये भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, सेल मेम्ब्रेन ये भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है. तो 6 दफ़ा आपके पास जो है वो लेयर्स क्रॉस होंगे, एंड देयरफॉर योर करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर विल बी ऑप्शन सी इन दिस केस. बस ये छोटा सा कैच था इस क्वेश्चन. ये मैंने क्लास में भी किया भाई, किसी ने भेजा था तो मैं दोबारा यहाँ करा देता हूँ.
The diagram shows pressure changes in the left side of the heart and the aorta over time. The length of this cardiac cycle is 0.6 seconds. Points 1, 2, 3 and 4 indicate when AV valves and seminal valves either open or close. तो ये आपके पास जो है वो दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, ये आपको रटा हुआ है यूजली लाइक कि यहाँ पे आपके पास जो है AV वाल्व जो है वो बंद हो जाता है, यहाँ पे एओर्टिक वाल्व ये बाइकस्पिड वाल्व होगा लेफ्ट साइड में, तो बाइकस्पिड वाल्व क्लोजेस, मैं लिख भी देता हूँ, तो बाइकस्पिड वाल्व क्लोजेस। यहाँ पे जो है वो आपके पास एओर्टिक वाल्व ओपन्स, यहाँ पे आपके पास बाइकस्पिड वाल्व सॉरी एओर्टिक वाल्व क्लोजेस, एओर्टिक वाल्व क्लोजेस और यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व ओपन्स। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है what is the total time during one cardiac cycle that the AV valves and the seminal valves are both closed at the same time। तो बेसिकली तुम गौर से देखो ना, ये मैंने पहले भी तुम्हारे साथ किया था, ये किस तरह टाइम निकलता है जिसमें दोनों क्लोज्ड होते हैं। देखो यहाँ पे जो है ना बाइकस्पिड वाल्व बंद हो रहा है, ठीक है, और इस पॉइंट पे जो है वो एओर्टिक वाल्व खुल रहा है, तो यही जाहिर सी बात है इस पॉइंट से पहले जो है एओर्टिक वाल्व भी बंद होगा ना। तो एक तो ये छोटा सा टाइम स्पेन है जिसमें दोनों वाल्व बंद है, और एक और छोटा सा टाइम स्पेन ये वाला है यहाँ से लेके पॉइंट 3 से लेके, बिकॉज देखो पॉइंट 3 में एओर्टिक वाल्व बंद हो गया और बाइकस्पिड वाल्व भी खुला नहीं है, लाइक यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व खुलेगा, तो ये वाला भी एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें दोनों वाल्व बंद होंगे। तो अगर तुम काउंट करोगे तो ये देखो ये पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक 10 डब्बे है ना, तो एक जो बॉक्स है वो 0.01 है, तो 1 2 3 3 बॉक्सेस ये हो गए और 4 बॉक्सेस ये हो गए, तो टोटल 7 बॉक्सेस हो गए। तो 7 बॉक्सेस टाइम्स तुम कर दो 0.01, बिकॉज एक छोटा बॉक्स 0.01, तो ये हो जाएगा 0.07 seconds, and therefore option C will be your right answer in this case। ठीक है, next question। A student examined a slide of human blood with a light microscope and made a careful drawing of the different cell types। तो एक ही स्लाइड है, लाइक उसमें जो है वो डिफरेंट सेल टाइप्स नजर आ रहे हैं, ब्लड की स्लाइड है और उसने उनकी डायग्राम्स बनाई। The student used an eyepiece reticule so that the relative sizes of the different cell types were drawn accurately. In the drawing, RBCs were 7 millimeter, lymphocytes were 6 millimeter, and neutrophils were 14 millimeter in diameter। What is the linear magnification of the drawing? तो सिंपल है भाई, आपको पता है आरबीसी का जो एक्चुअल साइज होता है वो क्या होता है, वो होता है 7 माइक्रोमीटर, लाइक ठीक है ना, तो उसका जो एक्चुअल साइज है वो 7 माइक्रोमीटर है। जो इमेज साइज है वो कितना दिया हुआ है, 7 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो 7 मिलीमीटर को आप माइक्रोमीटर में करेंगे तो 7000 माइक्रोमीटर बन जाएगा, लाइक तो ये कितने टाइम्स बड़ी हो जाएगी इमेज, 1000 टाइम बड़ी होगी। तो जाहिर सी बात है जितने टाइम्स आरबीसी बड़े होंगे, स्लाइड तो एक ही देख रहे हैं ना आप यार, एक ही मैग्निफिकेशन पे देख रहे हैं, तो उतना ही टाइम ये भी बड़ा हुआ होगा, उतना ही टाइम ये भी बड़ा हुआ होगा, लाइक तो जो लीनियर मैग्निफिकेशन आपकी ड्राइंग की हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टाइम्स 1000 हो जाएगी, एंड देयरफॉर दैट विल बिकम ऑप्शन डी विल बिकम योर right answer। That's how you supposed to approach this question। Next question। Ribosomes consist of two subunits, each containing ribosomal RNA। ठीक है ना, like an analysis of all the 70s ribosomes from a single cell of the bacterium Escherichia coli showed that there were 38,000 RNA molecules। सारे राइबोसोम में टोटल आरएनए मिला के 38,000 थे और दो मेन टाइप्स के आरएनए मॉलिक्यूल थे, ठीक है ना, यानी ये जो 38,000 थे इनके अंदर दो मेन टाइप्स के आरएनए थे। अब जैसी बात है उनमें से एक टाइप के वो होंगे जो स्मॉल सब यूनिट में होंगे और एक टाइप के वो होंगे जो लार्ज सब यूनिट में होंगे मोस्ट लाइकली, और 19,000 कॉपीज थी ऑफ ईच टाइप ऑफ वर्ड ऑफ ईच टाइप ऑफ द ribosomal RNA molecule। पूछ रहा how many 70s ribosomes were there in the Escherichia coli cell। तो बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ आपको लॉजिक ही निकाल लगानी थी, लाइक कि ये होता है एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, लाइक तो इसमें होगा लेट्स से एक टाइप का आरएनए, उसको क्या बोले लाइक, सो यहाँ उसको बोल देते हैं आरएनए, राइबोसोमल आरएनए टाइप 1 लेट्स से, ठीक है ना, और इसमें होगा राइबोसोमल आरएनए लेट्स से टाइप 2 का, टाइप 2। अब एग्जाम में बोल रहे हैं भाई इस आरएनए के भी टोटल जो है वो 19,000 थे और इस आरएनए के भी टोटल जो है वो 19,000 थे, तो टोटल मिला के ये कितने हो गए, 38,000 हो गए, लाइक बस उसने सवाल ये नहीं पूछा कि आरएनए कितने थे टोटल, वो तो उसने खुद आपको बता दिया था ना 38,000 आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं। सवाल उसने पूछा टोटल राइबोसोम कितने थे, तो जाहिर सी बात है 90,000 जो 19,000 स्मॉल सब यूनिट होंगे, 19,000 लार्ज सब यूनिट होंगे, तो टोटल राइबोसोम्स भी कितने हो जाएंगे, 19,000 हो जाएंगे। ये आपके पास टोटल जो है वो 19,000 राइबोसोमल क्या नाम राइबोसोम्स होंगे, 70 राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ Escherichia coli, and therefore your correct answer over here will be option B in this case। ठीक है, next question। The statements refer, बस ये last है, statements refer to the disease tuberculosis
कह दिया हुआ the pathogen lives inside the human cells so it is not accessible to the immune system. स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है. टू लिखा हुआ है तभी जो है वो अक्सर इसको एंटीजेनिक कंसीलमेंट बोलते हैं लाइक, तो अक्सर जो है वो टीबी जो है उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है. टू दिया हुआ है द बैक्टीरियल पैथोजन रिप्रोड्यूसेस स्लोली, बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखी हुई है. थ्री लिखा हुआ है द पैथोजन इज नॉट वेरी सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स, यस टू सर्टेन एंटीबायोटिक्स इट इज नॉट वेरी सेंसिटिव, अभी तो हम मल्टीपल एंटीबायोटिक्स देते हैं लाइक, तो तीनों स्टेटमेंट सही लिखी हुई है लाइक. पूछ रही है विच एक्सप्लेन्स व्हाई एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट फॉर टीबी टेक्स अ लॉन्ग टाइम लाइक, तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट फॉर टीबी टेक्स अ लॉन्ग टाइम है लाइक. देखो वन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो तो हमारे इम्यून सिस्टम का मसला है ना, एंटीबायोटिक का तो मसला नहीं है लाइक, तो वन इज आउट लाइक. टू एंड थ्री आर एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज दोनों चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करेंगी, डिटर्मिन करेंगी कि भाई कि एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो है वो ज़्यादा लंबी देर क्यों देनी पड़ती है लाइक. तो स्टेटमेंट टू एंड थ्री जो है वो आपका करेक्ट होगा एंड देयरफॉर ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर. ठीक है, पार्टी करो.